हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये है Q&A वीडियो जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। एंड गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट Q&A वीडियो ऑफ दिस ईयर, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट एंड आई होप कि आप भी एक्साइटेड हो। तो अपने कॉफ़ी चाय वगैरह लेके आप बैठ जाओ एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिटेल तरीके से और मैं अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करके दे पाऊँ ताकि आपको भी अच्छा लगे एंड आप उससे सेटिस्फाइड रहो। सो ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ अब मैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे वो पूछा है मधु कोरवेज ने। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग भी देख लेना क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जितना मेरे को समझ आया, उन्होंने ये लिखा है कि जब आप जर्मनी यहाँ पे आ जाते हो आई थिंक जॉब करने के लिए, तो पहले जो कुछ मंथ्स होते हैं, लाइक पहले कोई कहीं नई सिटी पे जाता है, कहीं पे भी जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। तो उन्होंने ये पूछा है, ये पहले जो स्टार्टिंग के मंथ्स हैं उसमें उनको मतलब कुछ पैसे लेके आने पड़ेंगे क्या इंडिया में? जैसे फॉर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आप भी अगर हाउस बिल्डिंग करने आना चाहते हो तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ने आओगे। तो इसीलिए उन लोगों को ये चाहिए होता है कि एक एश्योरिटी चाहिए होती है कि आप अपना खाना पीना वगैरह कैसे करोगे, उसके एक्सपेंसेस कैसे उठाओगे। तो आपको बेसिकली लोन लेना होता है या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो अकाउंट में कुछ पैसे दिखाने पड़ते हैं और आई थिंक लगभग 11,000 समथिंग यूरोज़ दिखाने पड़ते हैं और वो बनते हैं लगभग 10.5 से 11 लाख इंडियन रुपीज़ में। अगर आप कन्वर्ट करो तो 11,000 यूरोज़, मतलब मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता बट 11,000 समथिंग यूरोज़ होते हैं वो। तो वो आपको दिखाने होते हैं क्योंकि आप फिर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए मतलब पैसे चाहिए, अपना जो भी लिविंग एक्सपेंस हो गया, ग्रॉसरी कह लो, रूम रेंट हो गया, तो वो आपको दिखाना होता है। बट अगर आप एज अ जॉब करने के लिए आओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाना होता क्योंकि आपको फर्स्ट डे से, मतलब आपको फर्स्ट डे से पेमेंट मिलेगी। लाइक जो मंथ की सैलरी होगी वो आपको एंड ऑफ द मंथ मिल जाएगी। आई मीन टू से मतलब फर्स्ट डे से ही आपको कैलकुलेट होता रहेगा। अगर आप काम पे आओगे, आपने सपोज़ 3 तारीख से ज्वाइन किया, तो जब भी आपने ज्वाइनिंग करी है उसके मंथ एंड में या मंथ मिड में जब भी वो लोग आपको सैलरी पे करते हैं, तो जितनी सैलरी आपकी बनती है वो उतनी सैलरी आपको दे देंगे। तो शुरू से ही आपको पेमेंट मिलती है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। तो आपको इसीलिए कोई भी खर्चा नहीं दिखाना होता। आप बस अपना वीज़ा वगैरह लेके और थोड़ा बहुत अगर आप अपने लिए खर्चा चाहते हो, लाइक जैसे फ़्लाइट का अपना पे कर दिया, ठीक है, वो प्रीपेड है। बट उसके अलावा मान लो कि आप सेफ्टी के लिए रखना चाहते हो अपने पास 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, तो आप रख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मतलब यू डोंट हैव टू, उसके कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपके पास पैसे होने ही चाहिए अकाउंट में, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नित्या नंदले, ऐसे कुछ उनका नाम है, अगर मुझे नहीं पता मैं सही उनका नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि वेयर टू टेक लैंग्वेज ट्रेनिंग, मतलब जो जर्मन लैंग्वेज की कोचिंग है या ट्रेनिंग है वो कहाँ से लेनी है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मतलब लैंग्वेज के ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपना कोचिंग ले सकते हैं, बट आपको जो एग्ज़ाम देना है वो सिर्फ गोएथे का देना है क्योंकि इंडिया में सिर्फ गोएथे अवेलेबल है, इंडिया में टेल्क का टेस्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर अवेलेबल भी है तो उसमें बहुत सारा फ्रॉड होता रहता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि वो टेल्क की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने टेल्क का एग्ज़ाम भी दिया बट उनका रिज़ल्ट उन लोगों ने नहीं निकाला। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर टेल्क एग्ज़ाम इन इंडिया। तो अगर आप देना चाहते हो जो वैलिड एग्जामिनेशन है वो है गोएथे का एग्ज़ाम। और गोएथे के आपको कई सारे सेंटर मिल जाएंगे, दिल्ली में सेंटर है, मुंबई में है, कोलकाता में, बहुत सारी जगह पे आप इंटरनेट पर अगर सर्च करोगे तो आपको इजीली सेंटर्स मिल जाएंगे। एंड इवन हर महीने में उनके 2 या 3 बार एग्ज़ाम होते ही होते हैं, तो आप वहाँ से बुक भी कर सकते हो एंड ईज़िली दे सकते हो अपना एग्ज़ाम। एंड गाइस, कोचिंग का मैं आपको बता देती हूँ फिर से और एक बार कि कोचिंग आप किसी भी प्राइवेट कोचिंग से ले सकते हो, बट जो एग्ज़ाम है स्पेसिफिक जर्मन लैंग्वेज का वो आपको गोएथे में देना है। गोएथे सेंटर का नाम है और मतलब गोएथे यहाँ पे जर्मनी में भी है, जर्मन लोगों ने ही वो इंडिया में स्टार्ट किया है। हर कंट्री में आपको मिल जाएगा उसका सेंटर, उसके जितने भी फ्रेंचाइजी बोल लो या उसके ब्रांचेस बोल लो, सब आपको मिल जाएंगे हर कंट्री में। तो इसलिए इंडिया में भी वो अवेलेबल है, तो इसीलिए आप गोएथे का ही एग्ज़ाम दो। मैंने भी वहीं पर एग्ज़ाम लिखा था, वहीं पर एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो आई होप कि इसमें और डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है वो पूछा है @beauty zone ने। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि इज़ साइंस बैकग्राउंड नेसेसरी फॉर नर्सिंग हाउस बिल्डिंग।
तो जर्मनी में ज़रूरी नहीं है, बस ये होना चाहिए कि आपका 10th हो जाना चाहिए। और अगर आपने 11th-12th मान लो कि आपने आर्ट्स स्ट्रीम से भी करी है तो आई होप कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तभी भी आउसबिल्डिंग के लिए आ सकते हो। बट उसमें क्या होता है कि जो आउसबिल्डिंग करने के लिए ना एक्चुअली क्राइटेरिया होता है कि जो आपकी एज होती है वो 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 30 ईयर से नीचे होनी चाहिए। आपने जो भी कर रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका 10th-12th हो जाना चाहिए। और आई थिंक उसमें आपको ना एक इंटर्नशिप करनी होती है हॉस्पिटल में जाके। अगर हॉस्पिटल में आपको एडमिशन लेना है तो शायद 1 महीने या 2 महीने की या 6 महीने की आई थिंक, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल का तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। एंड मार्क्स 60% प्लस होने चाहिए, उससे ऊपर ही होने चाहिए, तो आपका आराम से इजीली एडमिशन हो जाएगा नर्सिंग आउसबिल्डिंग में। सो गाइज़, मैं ना घूम घूम के थक गई हूँ, तो मैं आके यहाँ पे बैठ गई हूँ। यहाँ पे चेयर है और मैं मतलब बैठ के यहाँ पे अपना काम भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो बैठ के वीडियो कंटिन्यू करते हैं अब। तो हाँ, मैं ये आपको बता रही थी, मैंने बता दिया, बट मेरा सजेशन आपको ये होगा कि अगर आपने 10th कर लिया है, उसके बाद अगर आप नर्सिंग के लिए यहाँ पे आना चाहते हो तो आप ना साइंस ही लेना। बिकॉज जैसे यहाँ पे जो नर्सिंग होती है तो वो भी इंडिया की नर्सिंग की तरह ही होती है, जैसे GNM या BSc। तो उसमें देखो आपका साइंस का, ह्यूमन बॉडी, ये सब आपको पढ़ाएंगे। तो इट्स बेटर कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ पाओगे। अगर आपने आर्ट्स ले रखी होगी, कॉमर्स ले रखी होगी तो आपको दिक्कत होगी। बट अगर आप यंग हो, लाइक आप 30 ईयर से कम हो और अभी आप हाउस बिल्डिंग के लिए आना चाहते हो और आपने ऑलरेडी आर्ट्स या फिर कॉमर्स लेके अपनी पढ़ाई कर चुकी है, बट अब आपको लगता है कि हाँ मुझे मतलब हाउस बिल्डिंग करनी चाहिए और अभी आपके पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो यू कैन गो फॉर इट। मतलब आप फिर हाउस बिल्डिंग के लिए आ सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, जो भी बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते हैं, लाइक जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं एंड वो चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के लिए आए, तो प्लीज़ साइंस ही लेना आप स्ट्रीम, और बायो लेना उसमें, और बायो के थ्रू आप पहले 12th करना एंड देन यहाँ पे आना। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है मुझसे ऋषभ ने। उसने पूछा है कि मुझे ये बताओ कि बॉयज़ के लिए जो BSc नर्सिंग की डिग्री होती है वो कैसी रहती है। तो देखो यार, ये तो मैं आपको क्या ही बता सकती हूँ। वैसे कोई भी आजकल डिग्री है तो वो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब आपको खुद पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं होता। मतलब आजकल तो आपने देखा होगा कि आजकल क्या, बहुत पहले से ही जैसे गायनी के भी डॉक्टर्स होते हैं, मतलब फीमेल डॉक्टर्स, तो वो भी मेल होते हैं। तो अगर उनको ही शर्म नहीं आ रही है, लाइक उनको ही, मतलब शर्म क्यों ही आएगी, मतलब ये नॉर्मल है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है। तो ऑब्वियसली उसमें 2 ही ऑप्शंस है, या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा, ठीक है। तो या तो चलो ठीक है, आजकल ट्रांसजेंडर्स वगैरह भी हैं, बट स्टिल मतलब सबका अलग अलग अपना सेक्सुअलिटी है, कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि उससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका जो काम है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि आपके जेंडर से वो चीज़ कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। तो चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए, आपको उतना इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में कि आपको क्या करना है। तो अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप कर सकते हो। मतलब लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए इक्वल है वो दोनों चीज़ें। अगर लड़कियों के लिए जैसा रहेगा, लड़कों के लिए भी वैसा रहेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर ओपिनियन। सो गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा है अफसान ने। उन्होंने मेरे से पूछा है कि इज़ जर्मन लैंग्वेज ईजी। तो इसमें मैं ये आपको नहीं बोल सकती कि जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है। तो मेरा आंसर इसके लिए ये रहेगा, देखो अगर आप मेहनत करोगे, कोई भी चीज़ आप सीखने में इंटरेस्टेड रहोगे, उसको टाइम दोगे, एफर्ट्स दोगे, तो सब कुछ इजी है यार, हार्ड कुछ भी नहीं है। लाइक इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। मतलब अब इतने लोग कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज, लाइक इतने लोग सीख रहे हैं। इवन एग्ज़ाम्स आप देखो कि C1 तक जो एंड लेवल होता है वहाँ तक भी बच्चे देकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग इंजीनियरिंग पढ़ने आते हैं यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है वो जर्मन मीडियम में होती है, कई कोर्सेज़ होते हैं यहाँ पे। तो वो जो करने आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें C1 रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो लास्ट लेवल होता है जर्मन का, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो तब भी लोग मतलब पढ़ के आते हैं, तब भी लोग मतलब C1 करके आते हैं, उसका एग्ज़ाम दे के आते हैं, पास होके आते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ईजी है, बट मैं ये बोलूँगी कि इम्पॉसिबल भी नहीं है, इतनी हार्ड भी नहीं है। अगर आप एफर्ट्स दोगे, टाइम दोगे तो हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू, मतलब आप कितना उसमें मेहनत करते हो। बट देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। एंड मैं ये नहीं बोल सकती अगर आप बिना मेहनत करोगे, आप बस एक क्लास अटेंड कर लोगे, उसमें थोड़ा सा पढ़ लोगे तो हो जाएगा। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्लास के बाद भी उस पर टाइम देना पड़ेगा। सो एक और क्वेश्चन आया है लैंग्वेज के ही रिगार्डिंग कि कौन सा बेटर है एग्ज़ाम, गोएथे बेटर है, टेल्क बेटर है, या फिर ECL बेटर रहेगा देना। तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है ऑलरेडी। तो मैं तो बोलूँगी कि गोएथे बेटर है, क्योंकि देखो इंडिया में गोएथे के ही सबसे ज़्यादा सेंटर्स हैं। गोएथे बहुत पुराना इंस्टीट्यूट भी है, लाइक लैंग्वेज के लिए, इवन सीखने के लिए भी आप वहाँ पे जाके सीख भी सकते हो, बट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वो। बट ये है कि अगर आप गोएथे दोगे तो उसकी वैलिडिटी भी पूरी
है यहाँ पे जर्मनी में, एंड मतलब जल्दी से आपको प्रॉपर हर चीज़ मिलेगा। तो इसीलिए आप मतलब गोएथे ही दो, गो फॉर गोएथे, मतलब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको अश्योर करती हूँ। एंड मतलब मैंने भी वो खुद पर्सनली खुद गोएथे का ही मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो आई होप आपको आंसर अपना मिल गया हो। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है द आकाश करके, या उनका जो कमेंट है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे आपसे बात करनी है वहाँ आने के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं यहाँ पे फुल टाइम जॉब करती हूँ, तो मेरे पास ना एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता हमेशा कि मैं इतना आप लोगों से, कभी कभी देखो मैं मेल का जितना हो सके, आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने भी मुझे मेल किया होगा तो मैंने उनके जवाब दिए हैं। बट ये होता है कि मेल पर इतनी बात नहीं हो पाती और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दूँ, क्योंकि देखो आप देख सकते हो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है इनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड ना भी हों ऐसा कंटेंट देखने के लिए, बट जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, सपोज अगर उसमें से 2000 लोग भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो मेरे लिए टू मच हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे नहीं दे सकती, एंड मुझे इतना एक्चुअली सच में टाइम नहीं रहता है, क्योंकि अपना काम भी खुद देखना पड़ता है, घर का काम करना है, खाना बनाना है, जॉब भी करना है, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए टाइम नहीं बचता है। एंड जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं अपना सेल्फ टाइम भी देखती हूँ, अपना थोड़ा सा मी टाइम भी इंजॉय करती हूँ। सो गाइज़, इसीलिए सबसे जो बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए वो है कि 1-to-1 आप लोग कॉल बुक करो, एंड आप अपॉइंटमेंट ले लो, जिस दिन भी मैं फ्री होंगी आपको दिख जाएगा वो जो भी टाइम टेबल होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो। एंड गाइज़, 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगी। तो बहुत सिंपल है बुक करना भी, आप उसके ऊपर क्लिक कर लेना और ईजिली आप बुक कर सकते हो कॉल को। तो जब भी आपके पास टाइम हो, आप फ्री हो, और मेरे आप कैलेंडर में वहाँ पे देख सकते हो जब भी मैं भी फ्री हूँ, तो आप एक कॉल बुक कर लो, एंड देन हम लोग वहाँ पे मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उनका नाम है कमलप्रीत कौर, और वो मेरी ही सिटी से है। सो हेलो कमलप्रीत, हाँ मैं भी देहरादून से ही हूँ। एंड उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि उनका जो B2 का एग्ज़ाम था तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गई थी, तो वो कहाँ से उनको क्लासेस लेनी चाहिए, और वो अप्रिशिएट करिए लास्ट में मुझे मेरी वीडियोस के लिए कि मेरी वीडियोस उनको मोटिवेट करती है। सो थैंक यू सो मच, इस कमेंट ने तो मेरा दिन ही बना दिया। एंड या इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हो या अपना रिव्यू भेजते हो, तो थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय वीडियोस। सो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ इस बात पे कि अगर आप B2 में फ़ेल हो गए हो तो आपको इसमें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती है, दो ही उसके रिजल्ट निकलेंगे, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, या तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए। तो इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, मतलब जर्मन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जर्मन एग्ज़ाम की, अगर कोई भी एग्ज़ाम आप लाइफ में देते हो तो कभी भी उसको घबरा के नहीं देना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है, एंड आप लोगों को जी जान लगा देनी है उसमें। तो अगर आप पूरा एफर्ट्स डालोगे, अपने 100% एफर्ट्स डालते हो, एंड उसके बाद अगर आप चाहे आपका रिजल्ट गंदा भी आया, आप फेल भी हो जाओ, तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होता। अब अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, अगर आपने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाले, ज़ीरो एफर्ट डाले, और आप ये सोचो कि पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए B2 में आपको क्या करना है, सारे अपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक जो ग्रामर होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, तो उसको सबको रिवाइज़ कर लो, उसको रोज़ प्रैक्टिस किया करो। रोज़ रीडिंग एंड लिसनिंग, जो दो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं इस एग्ज़ाम के मेरे हिसाब से, तो आप रीडिंग और लिसनिंग को रोज़ 1-1 घंटा दो। एंड यूट्यूब में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस मटीरियल मिल जाएंगे। अगर आप टाइप करोगे लिसनिंग B2 जर्मन प्रैक्टिस मटीरियल ऐसे करके, तो बतेरे आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस मटेरियल। इवन आप जो पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर, जो मॉडल पेपर्स होते हैं इसके, उसको भी बार बार रिपीटेड उसमें सुन सकते हो आप। जैसे आपने एक पेपर को एक दिन किया तो ज़रूरी नहीं कि वो ख़त्म हो गया। आप अपने मार्क्स देखो कितने आ रहे हैं, हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में आपके 5 ही नंबर आए, सेकेंड टाइम में आपके 10 पॉइंट सही हो, तो ऐसे उसको बार बार रिपीटेड वे में करने की कोशिश करो। तो रोज़ प्रैक्टिस करो। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। और रही बात कोचिंग की, वो ये भी पूछ रही कि मैंने कहाँ से कोचिंग ली थी, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मैं अपना भी कोचिंग आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वो भी बेस्ट कोचिंग नहीं था मेरे हिसाब से। तो कोचिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क जो पड़ता है वो सिर्फ आपके एफर्ट से पड़ता है, आपके टाइम से पड़ता है। आप जितना टाइम उस पर यूटिलाइज़ करोगे, जितना टाइम आप दोगे उसके ऊपर, और जितना अपना इनपुट दोगे, तो उतना ही अच्छा आपका आउटपुट आएगा। तो इसीलिए प्लीज़ डोंट वरी अबाउट द कोचिंग। और अगर आपने पैसे दिए हैं, आप कोई क्लास अटेंड करो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको इसमें भी नहीं हेजिटेट करना है दोबारा पूछने में अपने टीचर को। आप दोबारा पूछ सकते हो उनसे, आपको
आपको कुछ समझ नहीं आया, बोलो कि भाई मुझे दोबारा समझाओ, इसमें भी आपको हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, आप रोज़ प्रैक्टिस करो। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना, बिलीव मी, आप कम से कम 20 दिन प्रैक्टिस करके देखो। अगर आप 20 डेज़ के बाद अगर आपका अच्छा नहीं हो गया ना B2 में, जो भी पार्ट आपका वीक है, तो आप मतलब मुझे फिर बोलना, दोबारा कमेंट करना कि नहीं मेरा नहीं हो पाया। आप पूरा एक बार एफर्ट्स तो अपने देके देखो 100%, क्योंकि देखो मैंने भी ऐसे किया। कोचिंग आपको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दे देता, ऐसी आपको कोई मतलब ऐसी घुट्टी नहीं पिला देता कि आप वहाँ पे गए तो आप एकदम एक्सपर्ट हो गए जर्मन लैंग्वेज में। ऐसा नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्पेशली किसी लैंग्वेज की, स्पेशली ऐसे ऐसी चीज़ की जिसमें आपको कम्युनिकेशन करना हो, तो वो आपका कभी भी बेटर नहीं हो सकता। आप किसी भी कोचिंग चले जाओ दुनिया की, आपको वो मतलब परफेक्ट नहीं बना सकता उसमें। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जो टीचर के भी स्किल्स होते हैं, टीचिंग स्किल, वो भी मैटर करते हैं, बट वो इतना मैटर नहीं करता जितना आपका एफर्ट्स करते हैं। तो आई होप कि मैंने अच्छे से आपका ये आंसर दिया हो। तो लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझसे पूछा है कृष्णा हवाले ने, उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि क्या जर्मनी में भी ओवर टाइम होता है। तो हाँ, ज़रूर होता है जर्मनी में ओवर टाइम, क्यों नहीं होता। बट जो ओवर टाइम का यहाँ पे सिस्टम होता है ना, वो ऐसा होता है, मैं आपको समझाती हूँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी लगती है कहीं पे और आपकी हर रोज़ की ड्यूटी है 8 घंटे की, ठीक है। तो 8 घंटे सपोज़ आपने काम किया आज, और उसके बाद आपको रुकना पड़ गया 1 और घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा आपका ओवर टाइम में काउंट हो गया, ठीक है। फिर मान लो कि कल आप आए या फिर अगले हफ्ते आप आए, तो आपने 15 मिनट ज़्यादा कर लिया, 8 घंटे से ऊपर 15 मिनट आपने वहाँ पे रुक गए, तो वो 15 मिनट उस 1 घंटे में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे करते करते जितना भी आप ओवर टाइम करोगे, चाहे वो 10 मिनट हो फालतू, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, तो वो सारे जमा होते रहेंगे। वो सारे मतलब जो ओवर टाइम पहले से आपका है वो ऐड ऑन होते रहेंगे। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, उस ओवर टाइम का या तो आप छुट्टी ले सकते हो या तो आप पैसा ले सकते हो उस ओवर टाइम का। मतलब सपोज़ आपके 24 घंटे लाइक ओवर टाइम है, तो 24 घंटे 8 घंटे के हिसाब से 3 दिन आपके बनते हैं। तो या तो आप 3 दिन की छुट्टी ले लो, या तो आप 3 दिन की मतलब सैलरी ले लो, पैसे ले लो। तो ऐसा होता है इसका कुछ सिस्टम। सो गाइज़, मैंने वीडियो बीच में बंद कर दी थी बनाना, बिकॉज अब मेरे को पेशेंट को भी देखना था, एंड अभी लगभग 2 बज रहे हैं रात के। तो अब मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको मेरी वॉइस में भी थोड़ा कम आए, लास्ट वीडियो में भी थोड़ी सी कम वॉइस थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा धीरे बात करना पड़ेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा जो माइक मैं लेकर आई थी घर से, वो डिस्चार्ज हो गया है, मेरे पास उसका चार्जर नहीं है। तो इसीलिए अगर आप सुन रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो एयरफोन्स लगा लेना, ज़्यादा बेटर आवाज़ के लिए। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है @stay alive। तो उन्होंने पूछा है कि डू वी गेट पेड ड्यूरिंग आवर फर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉग्निशन। मतलब जो रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है, जो आप यहाँ पे आके करते हो एज अ नर्स, तो उस टाइम पे मतलब क्योंकि लगभग उसको करने में 1 साल लग जाता है, तो उस टाइम पे आपको सैलरी देते हैं हॉस्पिटल्स या नहीं देते हैं। So yes, you do get paid by the hospital during first year of your recognition। तो आपकी जो सैलरी होती है ना, वो नर्सेस से थोड़ी सी कम होती है, यहाँ की जो रजिस्टर्ड नर्स है, क्योंकि जो आपका डेजिग्नेशन होता है उस टाइम पे वो मतलब नर्स असिस्टेंट टाइप डेजिग्नेशन होता है आपका। मतलब एज आप नर्स को जैसे हेल्पर की तरह एक होता है ना, जैसे हेल्पर्स होते हैं नर्सेस के, तो वो आपका डेजिग्नेशन होता है। क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसीलिए वो आपको नर्स का डेजिग्नेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो नर्सेस की जो सैलरी है, उससे आपको आई थिंक 400 या 500 यूरोस कम मिलते हैं, जो आपकी ब्रूटो मतलब आपकी जो टोटल सैलरी होती है विदाउट टैक्स, तो उसमें 400 to 500 यूरोस आपको कम मिलते हैं। बट आपको सैलरी हर महीने मिलेगी फ्रॉम योर फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। इसीलिए मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि आपको पैसे वगैरह रखने की अपने पास या लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले मंथ से ही सैलरी वो लोग पे करेंगे, एंड जब तक आपका अनार्कनूम नहीं हो जाएगा तब तक वो पे करेंगे। इवन अगर आपका 1 साल से थोड़ा ऊपर भी टाइम लग जाता है, तो भी वो आपको पे करते हैं, आपको पूरा फुली सपोर्ट करते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा है मोहम्मद हसन ने। उन्होंने मेरे से पूछा है कि जो नर्सिंग आउसबिल्डिंग होती है जर्मनी में, अगर उसको करने के बाद अगर आप बैचलर्स करते हो यहाँ पे, तो उसमें कितना टाइम लगता है।
तो एक्चुअली उसमें सेम ही प्रोसेस होता है जैसे आप जीएनएम जो करते हो इंडिया में, तो जीएनएम एक्चुअली आउसबिल्डिंग की तरह आप कह सकते हो उसको, क्योंकि वो भी 3 साल का कोर्स होता है और यहाँ पे आउसबिल्डिंग भी 3 साल की होती है नर्सिंग की। सो इसीलिए आप जब जीएनएम कर लेते हो तो उसके बाद बीएससी करने में आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं, उसको पोस्ट बीएससी बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे होता है, आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे उसको करने में, एंड या वो सेम ही होता है लगभग। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक मुझे लगा। वो मुझसे पूछा है मिस कैट कैफ ने। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है जो इंडियन बीएमएस जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, क्या वो जॉब के लिए आ सकते हैं जर्मनी में, मतलब वो एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर जर्मनी में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे उसका कुछ मतलब ज़्यादा स्कोप नहीं है। आई थिंक 1 to 2% मैं उसका स्कोप कह सकती हूँ। मैंने आज तक कभी भी मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर या यहाँ पे आयुर्वेदिक सेंटर्स मैंने देखे नहीं है जर्मनी में। मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, बट मैंने वो आज तक कोई, बल्कि मैंने डिपार्टमेंट भी उसका नहीं देखा हॉस्पिटल्स में यहाँ पे। तो मैं बोलूँगी कि मेरे हिसाब से उसकी जो वैकेंसी, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ज़ीरो है, हो सकता है कि कहीं पे बड़ी सिटीज़ हो या कहीं पे उसका सेंटर हो तो हो सकता है वहाँ पे होगा, बट मेरा मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है। सो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो वो मुझसे पूछा है @इकरम उलाल जलील, ऐसे करके उनका नाम है, मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे, मैं शायद अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तो एनीवेज उनका क्वेश्चन था कि जो गिरियाट्रिक डिपार्टमेंट्स होता है, जो मतलब ओल्ड केयर जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें ओल्ड पेशेंट्स रहते हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट की उसमें वैकेंसी होती है कि नहीं होती जर्मनी में, जो कि नर्सेस को सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, होती है उनकी वैकेंसीज। इवन अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो उसका कोर्स करने के लिए भी, तो उसका 1 से 2 साल तक का कोर्स होता है। तो लोग वो करते हैं और वो एज अ नर्सेस के हेल्पर जैसे वो काम करते हैं, मतलब उसको नर्स असिस्टेंट कहते हैं। एंड उनको भी मतलब थोड़ी बहुत सैलरी कम मिलती है, जैसे मैंने बताया कि अनारकनून के टाइम पे जो आपको सैलरी मिलती है तो उनकी भी सैलरी प्रोफाइल वही होती है, मतलब 400-500 यूरो कम मिलती है एज अ मतलब रजिस्टर्ड नर्स। तो वो भी एक अच्छा जॉब है अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो, इवन आपको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें आप यहाँ के मतलब वो वाला कोर्स ले सकते हो। और कई लोग यहाँ पे नॉर्मली भी जर्मन्स भी वो कोर्स करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और एक ही साल में कंप्लीट करके जल्दी से पैसे कमाने हैं। तो हाँ, यहाँ पे होता है वो। सो जंपिंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है @G सोनू जी ने। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि वहाँ पे हॉलीडेज़ कितने मिलते हैं, इस पर प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो वीडियो मैं पक्का इस पर बनाऊँगी एक डिटेल्ड वीडियो, बट मैं वैसे आपको बता देती हूँ। तो एक्चुअली हॉलीडेज़ का क्या सीन होता है कि हॉलीडेज़ आपको पूरे साल में आपको 30 वर्किंग डेज मिलती है आपको हॉलीडेज़, मतलब 30 दिन आपको मिलेगी पूरे साल में। और यानी कि अगर उसको आप कन्वर्ट करो तो 6 हफ्तों की छुट्टी मिलती है। मतलब 30 वर्किंग डेज का मतलब ये है कि आपको मंडे टू फ्राइडे उसमें काउंट होगा 30 डेज में, और सैटरडे संडे आपको उसके साथ फ्री मिलेगा। तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, बट आपको ज़्यादा इसमें मतलब स्ट्रेस या फिर बहुत ज़्यादा उलझने की मतलब वो नहीं करना है, कुछ भी उलझना नहीं है इसमें। तो आप ये समझ लो कि जैसे हमारे इंडिया में भी अगर आप एम्स वगैरह में काम करते हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपको 30 अर्न लीव्स मिलती है जिसको EL बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी 30 वर्किंग डेज आपको मिलते हैं पूरे साल में। सो गाइज़ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन जो भी मैंने चूज़ किए थे जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगे तो उन सब के मैं जवाब दे चुकी हूँ। मैंने कोशिश किया उन सब के जवाब मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से देने की। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो। और गाइज़ अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ, यानी कि आप चाहते हो कि Q&A पार्ट 2 आए, तो ज़रूर आप मेरी इस वीडियो के नीचे और क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।